हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो पर्टिकुलरली मैं बना रहा हूँ सीए फाइनल पेपर 6D के बारे में, यानी कि इकोनॉमिक्स लॉ के स्ट्रेटेजी के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि सर प्लीज़ जो है वो इकोनॉमिक्स लॉ के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो आप बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 5-6 पॉइंट मैंने नोट डाउन किए हैं। वो एक एक पॉइंट को मैं उठाने वाला हूँ और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस को आप डाल सकते हो, ठीक है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं मेरा स्कोर कितना था। फर्स्ट पॉइंट मैंने वही लिखा है, माई स्कोर इन पेपर 60। तो देखो दोस्तों, मुझे ये पेपर में एग्जाम्सन आया था और मेरा स्कोर था 69 मार्क्स। और सच में बताऊँ तो बहुत सारे बच्चों को ये सब्जेक्ट में एग्जाम्सन आता है और ये सब्जेक्ट में एग्जाम्सन लाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो मेरे 69 मार्क्स थे, जो सब्जेक्ट में थे वो 69 मार्क्स थे, ठीक है। अभी सेकेंड पॉइंट है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्कोर एग्जाम्सन इन पेपर 60। देखो दोस्तों, सीए फाइनल ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूँ तो कॉस्टिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एग्रीगेट के लिए जो आपको हेल्प करने वाले हैं वो 2 पेपर है। एक तो पेपर 60 यानी कि इकोनॉमिक्स लॉ, और पेपर 8 यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो ये सब्जेक्ट में आपको जितना हो इतना आपको स्कोर करना है। और सच बात बताऊँ तो ये तो ओपन बुक एग्जाम है, आप इसमें 70 का टारगेट रख के चल सकते हो। 70 प्लस भी आते हैं लोगों को, तो 95 ही आए। तो हालांकि मतलब इतना बोल सकते हैं ईजी भी नहीं है, लेकिन मैं बोलूँ टफ भी नहीं है। तो एग्जाम्सन स्कोर करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की तो एग्जाम्सन तो पक्का आना ही आना है, ठीक है। तो आपको एग्रीगेट के लिए इसमें एग्जाम्सन स्कोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी थर्ड बात करूँ, हाउ टू स्टडी इकोनॉमिक्स लॉ। देखो दोस्तों, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पेपर के लिए मैंने प्रिपरेशन किया था तो बहुत सारे डाउट थे। और अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके माइंड में भी बहुत सारे डाउट हो गए कि आखिर ये ओपन बुक एग्ज़ाम है, वो होने कैसे वाला है और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हमें प्रिपेयर कैसे करना है, हमें आंसर कैसे एग्ज़ाम के टाइम ढूंढने हैं, वो सब कुछ आपके माइंड में चलता होगा। जो मैं जब प्रिपेयर कर रहा था मेरे माइंड में भी ये सब कुछ चल रहा था। तो देखो दोस्तों, सच में बताऊं तो आपको जो एग्ज़ाम में जो लिखना है ओपन बुक ओपन करके, वो आपका स्टडी मटेरियल ही रहेगा। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप किसी भी फैकल्टी के पास क्लास नहीं लिया है आपने और आप स्टडी मटेरियल ही फॉलो करने वाले हो। तो स्टडी मटेरियल से ही सब कुछ आपको कॉपी पेस्ट करना है, आपको जो क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो बेटर रहेगा कि आप स्टडी मटेरियल से ही पूरा जो सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर करो। तो मैंने क्या किया था, यूट्यूब पे सीए गौरव सर करके है, उन्होंने सब कुछ स्टडी मटेरियल से ही पढ़ाया था पॉइंट टू पॉइंट। तो मैंने क्या किया, उनका लेक्चर देखते मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बोल दो या सेक्शन बोल दो, मैंने अंडरलाइन करके जो भी मुझे नोट्स बनाना था, मतलब स्टडी मटेरियल के अंदर ही मैंने नोट्स मतलब बाजू में लिख दिया जो भी मुझे लिखना था। वैसे ये पूरा सब्जेक्ट मैंने प्रिपेयर किया था। तो यूट्यूब से जो मैंने थी वो पढ़ाई की थी और स्टडी मटेरियल का मैंने सपोर्ट लिया था। उसके अलावा मैंने कोई भी रेफरेंस बुक या एमसीक्यू बुकलेट मेरी यूज़ नहीं की थी, ठीक है। एक बार अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मतलब समझ में आ जाएगा कि आगे आपको पढ़ना कैसे है। अभी फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सॉल्व केस स्टडी डाइजेस्ट। अगर आपको केस स्टडी डाइजेस्ट के बारे में पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता दूँ ये केस स्टडी डाइजेस्ट होती क्या है, उसके बाद में उसका इंपॉर्टेंस बताऊँगा, ठीक है। देखो, केस एक बार आपका पढ़ाई होने के बाद आपको केस स्टडी डाइजेस्ट सॉल्व करनी है। अभी ये केस स्टडी डाइजेस्ट क्या है, तो आपको आईसीआई का जो BOS नॉलेज का पोर्टल है वहाँ पे आपको केस स्टडी डाइजेस्ट मिल जाएगी। उसमें टोटल 55 केस स्टडी है। तो वो केस स्टडी क्या है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे केस स्टडी आने वाली है, उसका वहाँ पे एक डेमो दिया गया है। हम कह सकते हैं एक RTP जैसा ही है वो, कि आप मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर जैसा समझ लो कि आपको रिवीजन के लिए वहाँ पे टेस्ट पेपर दिए गए हैं 55 केस स्टडी। क्योंकि एग्जाम में भी आपको केस स्टडी आने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आने वाले नहीं हैं। तो केस स्टडी डाइजेस्ट से ही आपको सीखने मिलेगा कि आपको आखिरकार एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो भी ये केस स्टडी डाइजेस्ट सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ों के लिए। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि एग्जाम में जो है कैसे केस स्टडी आने वाली है, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसका आंसर कैसे ढूंढना है। और सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो MCQ के लिए, क्योंकि 55 केस स्टडी में है जो सब में MCQ दिए गए हैं। तो MCQ के लिए आपको कोई भी बुकलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको वही केस स्टडी डाइजेस्ट में मिल जाएगा। और मैं कहता हूँ कि देखो, टोटल 40 मार्क्स के यहाँ पे MCQ होते हैं और एक MCQ 2 मार्क का होता है, ठीक है। तो आपको 20 MCQ रहेगी। अगर आपने केस स्टडी डाइजेस्ट अच्छे से सॉल्व किया ना तो 12-13 MCQ 20 में से तो आपको देखना भी नहीं पड़ेगा बुक में से, सब आपको याद रहेगा प्रोविज़न। क्योंकि प्रोविज़न एक ही है, उसको रिपीटेडली जो MCQ पूछे जा रहे हैं वो प्रोविज़न के रिलेटेड वो बार बार तो आपके माइंड में वो फिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हो जाता है केस स्टडी डाइजेस्ट का। हाँ, एक बात मैं बोल दे, 55 केस स्टडी सॉल्व करना थोड़ा सा मतलब दिक्कत वाली बात है। तो सब तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आपको 15-16 तो आपको करना ही है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप एटलीस्ट जो जितना हो सकता है उतने
केस स्टडी के आप एटलीस्ट MCQ तो कर ही लेना चाहिए, आपको MCQ तो करना ही चाहिए। ठीक है। अभी 5th पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ टू गेट इंडेक्स एंड हाउ टू यूज इंडेक्स इन एग्जाम। देखिए दोस्तों, ये इंडेक्स लेके जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूँ रेरा एक्ट की, ठीक है। अभी रेरा एक्ट में फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ गया कि जो प्रमोटर होता है या जो बिल्डर होता है उसके क्या क्या ऑब्लिगेशन होते हैं। अभी आपको याद तो है कि ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि आपको लिखना तो बुक से ही, आपको पता है कि ये बुक में कहाँ पे तो है, लेकिन आप ढूंढोगे कैसे, ये कहाँ पे आप ढूंढोगे कैसे। तो इसके लिए आपको चाहिए इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होगा, आपको मिल जाएगा। समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होगा सेक्शन जो रहेगा प्रोविज़न का वो लिखा होगा और सामने लिखा होगा ऑब्लिगेशन ऑफ बिल्डर और पेज नंबर लिखा होगा 2.58। तो आपको क्या करना है, 2.58 पे जाना है और उसका जो आंसर आपको लिखना है। तो इसके लिए इंडेक्स बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इंडेक्स के बिना आप जाओगे तो ढूंढोगे कैसे आप आंसर। तो ये इंडेक्स मिलेगा कहाँ से। देखो दोस्तों, मैंने इंडेक्स को ना टेलीग्राम चैनल पे मेरे दोस्त ने मुझे रिफ़र किया था, वो टेलीग्राम से मैंने वो निकाला था। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको दूसरा कोई रिसोर्स मिल रहा है तो वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इंडेक्स लेके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते एग्ज़ाम में। ठीक है। अभी हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, देखो ये तो बहुत मतलब बात की बात हो गई। पहले तो आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन ये वीडियो में ही मैं कवर कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर हालांकि मतलब अटेम्प्ट कैसे करना है। तो देखो टोटल 5 केस स्टडी आती है, एक केस स्टडी 25 मार्क्स की होती है। तो उसमें से कोई भी आपको 4 जो है वो अटेम्प्ट करनी होती है। तो आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी के 4 में से 3 या 5 में से 4 कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। 5 केस स्टडी है, कोई भी 4 सॉल्व करनी है तो आपको इजीली वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको सॉल्व कैसे करना है और क्या करना है। आप केस स्टडी एज सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है इसके बारे में नॉलेज आपको हो जाएगी। ठीक है। अभी ये 7th पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो रहा है। इट इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर ऑल दी केस लॉस। मतलब बहुत सारे चैप्टर्स में केस लॉ है, उसका जजमेंट दिया गया है, मतलब कोर्ट के थ्रू। तो क्या ये जजमेंट, क्या ये जो बोल सकते हैं केस लॉ के नाम आपको याद रखने ज़रूरी है? सच्ची बताऊँ, ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी जाता है ना, तो मैं सच में बता रहा हूँ, बुक में देख के उसको ढूंढ सकते हो। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि इसके लिए अलग से मतलब एक क्या बोलते हैं नोट्स बनाते हैं या फिर कहाँ से वो डाउनलोड करके लाते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है वो थोड़ा सही नहीं है, वो फुकड़ में वहाँ पे टाइम पास होता है, तो वो करना सही नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी केस लो, अगर आपको याद रह जा रहा है तो अच्छा बात है, लेकिन किसी को भी याद रखने की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अभी 8th पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर्स ऑफ रिवीजन रिक्वायर्ड। देखो दोस्तों, मेरी ग्रास्पिंग पावर की बात करूँ तो मैं तो भाई ग्रास्पिंग पावर मेरा बहुत कम था। तो मेरे को पता है कि मुझे कोई भी सब्जेक्ट में एग्जाम चलाना है, मुझे एटलीस्ट 3 बार तो पढ़ना है। तो सच में मैंने ये जो सब्जेक्ट था मैंने 3 बार पढ़ा है। अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो आपका टारगेट भी यही होना चाहिए। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो हो सकता है आप 3 बार आपका पॉसिबल ना हो, तो आप उससे कम भी रिवीजन कर सकते हो या उससे 1-2 बार भी पढ़ के जा सकते हो। लेकिन अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो ये सब्जेक्ट बोनस है, ये सब्जेक्ट को बोनस मान के जाना चाहिए और जितना हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी टोटल जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी कि कैसे पढ़ना है या फिर कैसे केस स्टडी डाइजेस्ट को सॉल्व करना है या क्वेश्चन पेपर को। ये मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि देखो अभी जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरा लंबा वीडियो देख सको। तो इसमें हो सकता है कुछ पॉइंट्स रह गए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। तो ये आज की जो वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।